हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे। और बहुत ही समुद्र के तल में जाकर भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बहुत ही ज्यादा तल पे जाकर समुद्र के मैंने आपको टॉपिक समझाया था, कैपिटल असेट्स। तो क्या बताया था मित्रों, क्या बताया था। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, असेट है कैपिटल गेन का पौधा। इसलिए सेक्शन 214 असर्ट कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। तो भैया कैपिटल एसेट सेक्शन 214 आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से समझ चुके हैं दोस्तों, समझ चुके हैं। एक ही चीज हमें याद रखनी है, क्या चीज असेट्स नहीं होती, क्या चीज असेट्स नहीं होती। सर स्टॉक इन ट्रेड असेट नहीं होती क्योंकि पबजी में पीजी में जाएगा सर। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट असेट्स नहीं होती, इमूवेबल पर्सनल इफेक्ट तो असेट्स होती है लैंड और बिल्डिंग, लेकिन मूवेबल नहीं होती। मूवेबल में भी कुछ एसेट्स ऐसी हैं जिन्हें हम एसेट्स मानेंगे और उनके ऊपर कैपिटल गेन निकालेंगे। सुबह दोपहर जॉब करें, सुबह दोपहर जॉब करें। हाँ सर, याद आ गई बात। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया असेट्स नहीं होते दोस्तों, असेट्स नहीं होती। तो असेट्स नहीं होती तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, राइट, यानी गोल्ड बॉन्ड ऐसे स्कीम में जो आप बॉन्ड्स मिल रहे हैं, उन बॉन्ड्स को भी हम असेट्स नहीं मानते। तो उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा, सेल परचेज होगी, वो कैपिटल गेन के अंडर कवर नहीं होगी। यानी जो असेट्स नहीं है उनके ऊपर कैपिटल गेन का चैप्टर खुलेगा ही नहीं, बात खत्म। सर सर आज की क्या शानदार जानदार बात है, आज की भी बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार जानदार बात है। पहली बात तो ये 45(1) क्या बोलता है। 45(1) सेक्शन बिल्कुल उसी की तरह है जैसे सेक्शन 22 था। सर ऐसे बातें मत किया करो सर, सेक्शन में बात मत किया करो सर, अभी तो कुछ भी इतने याद नहीं हुए नालायको। रट्टे लगा लो रट्टे, सेक्शंस पेपर पे लिख कर दीवार पे चिपका लो। अपनी स्टडी टेबल है ना, उसके ऊपर दीवार दीवार होता है, स्टडी रूम में चारों तरफ पेंट दिखना ही नहीं चाहिए। क्या दिखने चाहिए, सेक्शन ही सेक्शंस के चिपके हुए पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक के चिपके हुए कॉन्सेप्ट। पापा बोले दीवार खराब कर रहा है कि नहीं बात। तो मेरे पिताजी बहुत डांटते थे, दीवार खराब कर दी तूने कमरे का। मैंने कहा पापा पापा पहली कमाई से, पहली अर्निंग से पूरे इस कमरे की दीवार तो छोड़ो, पूरे घर की दीवारों में ना टेक्सचर पेंट करा दिया मैंने, है ना। वचन देता हूं मैं आपको, मेरा वचन ही मेरा शासन है। बस यही बोल देना घर वालों को कि पापा मम्मी मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो दीवारें चाहे कितनी चिपका दो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेक्शन 100% गहराई में याद होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ सेक्शन 22 में आपको फिर से बता देता हूं अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा। ये था सर चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है मुन्ना, चार्जिंग सेक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अब है हमारा सेक्शन 45(1). 45(1) भी क्या है सर, 45(1) भी चार्जिंग सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन, चार्जिंग सेक्शन ऑफ कैपिटल गेन। यानी कि 45(1) क्या बोलता है, सॉरी 45(1) क्या बोलता है, 45(1) बोलता है कोई भी असेट, है ना। बेसिक मैं तुम्हें बहुत गहराई में ले जाके बता चुका हूं। कोई भी असेट अगर ट्रांसफर हुई है ना, कैपिटल असेट जो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 214 में, अगर ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर बोले तो दोस्तों, ट्रांसफर बोले तो सेल, जो मैंने बताया था ये हमें पढ़ना है सेक्शन 247 में। समझाने के बाद कोई टेंशन वाली बात नहीं, फिलहाल ट्रांसफर के ऊपर लिख लो सेल। कोई भी असेट जो सेल हुई है अपने प्रीवियस ईयर में, इफेक्टेड बोले तो सेल हुई है अपने प्रीवियस ईयर में, उस पर जो भी प्रॉफिट या गेन आएगा, प्रॉफिट बोल दो गेन बोल दो की बात है, प्रॉफिट या गेन आएगा वो चार्जेबल होगा इनकम टैक्स में। चार्जेबल का मतलब है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्सेबल होगा, है ना। जो टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स में, किस हेड के अंदर, कैपिटल गेन हेड के अंदर, कैपिटल गेन हेड के अंदर। यानी पहली 4 पॉइंट बहुत ही सिंपल सी बात है, हिंदी में समझे तो अगर कोई भी कैपिटल असेट्स कौन सी जो हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 214 में, अगर कोई भी कैपिटल असेट जो सेक्शन 214 में असेट्स मानी जाती है, बिल्डिंग, जमीन, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, शेयर, डिवेंचर, है कि नहीं बात, को ये सब जो असेट्स है, कैपिटल असेट्स जो असेट मानी जाती हैं, वो अगर बेची जाएंगी अपने प्रीवियस ईयर में, है ना, अपना जो प्रीवियस ईयर चल रहा है एग्जाम में, उस प्रीवियस ईयर में
वो असेट्स बेची जाएंगी तो उन पे आने वाला प्रॉफिट या गेन, उस पे आने वाला प्रॉफिट या गेन, बेचने के बाद जो प्रॉफिट या गेन आएगा वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड के अंदर, वो टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन हेड के अंदर। अब बात आती है सर पहली 4 लाइन समझ आ गई, जो कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्सेबल होगा वो किस साल टैक्सेबल होगा? सर जे का बात करी, जे का बात करी आपने, किस साल टैक्सेबल होगा मतलब मुन्ना मुन्नियो, मैंने सुनना ध्यान से, मैंने भैया सेल करी असेट्स मार्च में, ठीक है ना, राइट, और उसका पैसा मिला, पैसा प्राप्त हुआ, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है मुन्ना। परचेजर ने कहते सर थोड़ी देर में लेना सर, बड़ी बड़ी दिक्कत चल रही पैसे, मैंने चल कोई बात ना, दे दियो बाद में दे दियो। अब सेल करने वाला ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, पैसा प्राप्त करने वाला ईयर उसका अगला ईयर हो गया, है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि भैया ये था ईयर, मान लो कोई पुराना साल लेते हैं, जैसे ये था ईयर 16-17 में किसी बंदे ने असेट का करी मुन्ना, सेल करी, उसका पैसा प्राप्त हुआ अक्टूबर 17, यानी पैसा प्राप्त हुआ 17-18 में, ठीक है। तो भैया अब ये बताओ कैपिटल गेन किस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा, मतलब मुझे जो टैक्स देना सरकार को, कैपिटल गेन की जो कैलकुलेशन करनी है मुन्ना, वो 16-17 में करनी है या 17-18 में करनी है, यानी 16-17 जिस साल एसेट बिकी उस साल कैलकुलेशन करनी है, जिस साल पैसा प्राप्त हुआ उस साल कैलकुलेशन करनी है। ये बात बोली जो पर्पल पेन से लिखी है, शैल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल चार्जल बोल तो टैक्सेबल होगी, यानी प्रॉफिट और गेन उस साल टैक्सेबल होगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। ये क्या बोल दिया भैया, जिस साल एसेट सेल होगी, जिस साल एसेट सेल होगी, यानी कि इसका आंसर क्या निकलेगा मुन्ना, इसका आंसर क्या निकलेगा, मान लो मैंने एसेट सेल करी ज्वेलरी, भैया ज्वेलरी मैंने सेल करी मार्च में, ठीक है मुन्ना, राइट, और मेरे को पैसा मिला था, पैसा कब मिला था, पैसा मिला था अक्टूबर 17 में, तो ज्वेलरी कब टैक्सेबल होगी, किस साल टैक्सेबल होगी, उस साल टैक्सेबल होती है मुन्ना जिस साल असेट बेची जाती है। यानी कि पैसा भैया कभी मिले, फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमको इससे कोई मतलब ना है मुन्ना, अरे मुन्ना हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है इससे कि तुम्हारे पास पैसा है ही कि नहीं है, हमें तो इससे मतलब बेच दिया, पैसा तो आ ही जाएगा यार, तुम्हारा जो डेटर है वो बेईमान थोड़ी है, पैसा तो आ जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बेच दिया तो भैया जिस साल बेच दिया उस साल की इनकम में जोड़ के टैक्स भर देना, पैसा तुम्हें जब तक आता रहे, हमें पैसा तुम्हारा कब आ रहा है इससे मतलब नहीं है। तो टैक्सेबल इन सेल ईयर, टैक्सेबल इन सेल ईयर, तो सेल ईयर में टैक्सेबल होगा जिस साल ट्रांसफर लिया, यानी कि इससे क्या बात समझ में, जो ग्रीन पेन से लिखी है, कैपिटल गेन आर टैक्सेबल, कैपिटल गेन आर टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। अरे मैयरी कैपिटल गेन कैसे टैक्सेबल हो गया मुन्ना, ड्यू बेसिस पे हो गया, क्या हो गया मुन्ना, ड्यू बेसिस पे। लेकिन वो टैक्स क्या जो मजे मजे में है ना कुछ झोल झाल ना करे, फिर आए कुछ खतरनाक इंटरनल सेक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो पहले बता देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो कैश बेसिस पे चलेंगे, ड्यू बेसिस पे नहीं चलेंगे। यानी कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन है, तो लिखेंगे इसका एक्सेप्शन, है ना, इस हरे पेन का एक्सेप्शन लिखेंगे। एक्सेप्शन बोले तो एक्सेप्शन बोलो तो एक्सेप्शन बोलो तो एक्सेप्शन बोले तो मैडम जी, एक्सेप्शन का मतलब होता है कि अगर ये ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल है ना, तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो ड्यू बेसिस पे नहीं होंगे, हैंडपंप की कसम पाकिस्तान में जाके उखाड़ दूंगा, वो कैश बेसिस पे होंगे। तो एक्सेप्शन का मतलब हुआ सर टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस, कसम माँ भवानी की। अब भैया ऐसे कौन से सेक्शन है जो टैक्स बेसिस पे, कैश बेसिस पे टैक्सेबल होंगे? पहला सेक्शन मुन्ना, पहला सेक्शन का नाम लिखवा रहा हूँ, डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको मैं दोबारा इसे रिमाइंड करा दूंगा, टेंशन नको लेना। पहला सेक्शन है सर 45(1)(a), सर 45(1)(a) एक सेक्शन है जो कैश बेसिस पर चलेगा। सर दूसरा कौन सा सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है सर 45(2), सर ये ऐसा सेक्शन है जो कैश बेसिस पर चलेगा। और सर तीसरा कौन सा सेक्शन है सर, तीसरा सेक्शन है सर 45 सबसेक्शन 5,
यानी ये 3 सेक्शन मोटे मोटे खतरनाक मजेदार सेक्शन है और इंपॉर्टेंट भी है, जो ड्यू बेसिस पे नहीं, किस पे चलते हैं, कैश बेसिस पर। कैश बेसिस बोले तो सर, कैश बेसिस बोले तो भाई और बहनों, कैश बेसिस बोले तो जिस साल कैश आएगा उस साल टैक्सेबल होंगे, जिस साल पैसा प्राप्त होगा उस साल टैक्सेबल होंगे। दैट मीन्स मुन्ना, दैट मीन्स कब टैक्सेबल होगा, जिस ईयर में, इसका मतलब क्या हुआ सर, जिस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ, जिस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ उस ईयर में ही टैक्सेबल होगा, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा, उसी ईयर में टैक्सेबल, उसी ईयर में टैक्सेबल, जिस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ। सर अपने ही एग्जाम्पल को देखें तो भैया सेल हुई 2016-17 में, पैसा प्राप्त हुआ 17-18 में, पैसा प्राप्त हुआ 17-18 में, ठीक है ना। तो अगर इन 3 सेक्शन की कहानी चल रही है, 3 सेक्शन की कहानी चल रही है, तो कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है, कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट करना है और कैपिटल गेन पर टैक्स निकालना है उस ईयर में जिस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ। यानी कि दूसरा एग्जांपल, सेल कर दी थी मैंने सर 45(1)(a) में, 45(2) में, 45(5) में मैंने सेल कर दी थी 2015 में, 2015 में सेल कर दी, पैसा प्राप्त हुआ मेरे इस साल में, अपने प्रीवियस ईयर में। तामाजी सटकली, अपने प्रीवियस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटे दिमाग में फिट कर लो ये बात, छोटे दिमाग में, अपने इस ईयर में पैसा प्राप्त हुआ तो 2015 में सेल हुई, पैसा अपने ईयर में प्राप्त हुआ तो 2015 में टैक्सेबल नहीं होगा, अपने ईयर में टैक्सेबल होगा जिस साल पैसा प्राप्त हुआ, अपने ईयर में टैक्सेबल होगा जिस साल पैसा प्राप्त हुआ, अगर ये 3 सेक्शन लगते हैं। अन्यथा ये 3 सेक्शन अगर नहीं लगते तो जिस साल सेल हुई उस साल पैसा प्राप्त होगा, यानी मामला टैक्सेबल होगा ड्यू बेसिस पर, ठीक है ना। और कुछ जैसे हर 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 महादेव की तरह हर 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 हेड में कुछ ना कुछ डिडक्शन मिलती थी ना मुन्ना, सैलरी में मिली सेक्शन 16 की डिडक्शन, 16 के ड्यूला याद आ गया, ठीक है ना, राइट। इसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी में रिडक्शन मिलती थी 30% स्टैंडर्ड फ्लैट सेक्शन 24, है कि नहीं बात, और इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन। ऐसे ही कैपिटल गेन में डिडक्शन नहीं दी गई। अरे भैया ये क्या बोलते सर, हाँ कैपिटल गेन में रिडक्शन नहीं दी गई, कैपिटल गेन में रिडक्शन की जगह नाम दिया एग्जम्पशन, यानी कैपिटल गेन में भी आप कुछ शर्तों को पूरा करेंगे तो आपके प्रॉफिट को, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स को घटा दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा इन सेक्शंस के द्वारा जो हम पढ़ेंगे 54, 54F, 54B, 54D, बिल्कुल डिटेल में कुछ शर्तों के साथ जब वो एप्लीकेबल होंगे। यानी कि फिलहाल तो अभी ये समझ लो कि हमें पहले ये सीखना है कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट निकलता कैसे है, फिर उसको एग्जामिशन कैसे देनी है, सबसे आखिरी टॉपिक होता है कि एग्जामिशन देनी कैसे है, ठीक है सर। 4 दिन सेक्शन बहुत बड़े करके समझ में आ गया कि कैपिटल गेन उस ईयर में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन हेड के अंदर जिस ईयर में एसेट सेल होगी, यानी ड्यू बेसिस। लेकिन कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो ड्यू बेसिस पे नहीं चलते, कैश बेसिस पे चलते हैं, तो उस ईयर में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन होगी जिस ईयर में कैश पैसा प्राप्त होगा। मजा आएगा सर, बोलो मजा आएगा सर। सर जब आप कल पढ़ा रहे थे ना, है ना सर, तो ये बात रहेगी थी सर, ये कुछ केस लॉ थे मजेदार सर, आपने केस लॉ लिख रखे हैं, है ना, जे और बता दो सर, जे का कहते हैं, बहुत ही खतरनाक मजेदार केस लॉ है ना। हालांकि तुम्हारे लेवल पे आने मुश्किल होते हैं, सीए फाइनल लेवल पे ज्यादा पूछते हैं, लेकिन पता होना चाहिए चक्कर क्या है। पहला भैया, पहला है बनारस शिलालाल, है ना, बनारसी लाल, ठीक है, कटुरका कहते हैं क्या। भाई साहब ये थे बहुत ही ज्यादा मोटी पार्टी, इनके पास था, है ना, इनके पास था, एग्जैक्टली मुझे ईयर तो याद नहीं है, हाँ इनके पास था भैया कई किलो चांदी, है ना, चांदी था इनके पास। चांदी बोले तो ज्वेलरी में आ गया सोना, हीरे मोती मैं ना चाहूं, है ना, ऐसी चांदी। अब 200 किलो के आसपास इनके पास सिल्वर था, तगड़ी बात। इन्होंने क्या किया मुन्ना, इनके पास उन्हीं सिल्वर में से 50 किलो के बर्तन थे, बर्तन चांदी के बर्तन, ठीक है। हमारे घर में जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए चांदी का गिलास, चांदी की गिलसियां ले आते ना, टन 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 करती हुई, ऐसे चांदी के बर्तन थे। इन्होंने भैया चांदी के बर्तन बोलते, चांदी की कटोरी, चांदी की चम्मच, ठीक है, राइट, प्लेट,
ठीक है, थर्मस और ये सुराही वगैरह ये सब क्या थी, चांदी की थी, बढ़िया तरीके से। अब इन्होंने ये चांदी के बर्तन बेचे, बेचे तो भैया लीगल तौर पे बेचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल भी हुआ, कोई टेंशन वाली बात है। मार्केट में खबर फैल गई भैया 50 किलो चांदी बिक गया। राइट भैया, चांदी की कीमत देख लो, चांदी की कीमत तो ग्राम में चलती है। आज का ही रेट देख लो नेट पे, है ना, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे चांदी की कीमत का देख करके। भैया चांदी 1 तोला, 1 तोला बोले तो मान लो 10 ग्राम, 10 ग्राम चांदी ही कितने हजारों रुपए की है, 10 ग्राम, और ये 50 किलो बेच दिए भैया। तो मार्केट में भैया तबाही तो मची थी, मार्केट में तबाही बची। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला चांदी भैया तुमने खरीदी आज से कई साल पहले, तुम्हारे बाप दादाओं ने, है कि नहीं बात, अब तुमने बेचा तो प्रॉफिट तो आया, जो भी प्रॉफिट आया चांदी बेचकर उस पे देना पड़ेगा मुन्ना कैपिटल गेन। निकालो मुन्ना फ्लैट, निकालो मुन्ना फ्लैट 20% का टैक्स। ठीक है मुन्ना, क्योंकि भैया टैक्स तो देना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। भाई साहब ने केस कर दिया, है ना, बनारसी लाल जी ने बहुत बड़े तरीके से केस कर दिया। जज साहब के सामने बोला, जज साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली है जज साहब, इंसाफ नहीं मिला। जज साहब ने कहा बांग 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 इंसाफ मांग, क्या चाहिए? जज साहब मैंने मैंने ये जो बेचा है ये चांदी नहीं बेचा। जज साहब कह रहे का कह रहा हो भैया, का कह रहा हो है, चांदी ना बेचो, फिर क्या बेचा? जज साहब मैंने ये चांदी नहीं बेचा, जज साहब मैंने ये बेचा है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। सर जज साहब जज साहब जज साहब माय लॉर्ड, मैंने बेचा है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। मतलब वो कहने लगे भाई साहब मूवेबल पर्सनल इफेक्ट का मतलब है ये मेरी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल बोले तो ये मेरे बर्तन है भैया, मैंने बर्तन बेचे मुन्ना, बर्तन बेचे हैं, और ये सारे के सारे बर्तन क्या है, मूवेबल है। अब जो बर्तन है इत्तेफाक से वो किसके निकले, बर्तन इत्तेफाक से निकले चांदी के। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है सर हमारे यहाँ जो बर्तन होते हैं वो तो स्टील के हैं। एक बात बताओ, अगर तुम खुद अपने घर के, अगर तुम खुद अपने घर के स्टील के बर्तन बेचने जाओगे तो उस पर कैपिटल गिना जाएगा ना मुन्ना, ना नहीं आएगा, क्योंकि वो पर्सनल है। लिखवाया था पिछले लेक्चर में, बर्तन फर्नीचर, ठीक है ना, राइट, बेड सोफा फ्रिज टीवी ये सब क्या है, मूवेबल है, पर्सनल है। तो ये तो लाल किले पे खड़े हो गए, हमें फाइनेंशियल साहब ने कहा था ये एसेट नहीं मानेंगे तो उस पर कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करना मत, प्रॉफिट ही मत निकालना, तो हम तुमसे टैक्स की बात ही नहीं करेंगे। अब भैया बात दूर तक पहुंची, अब लड़ रहे हैं कोर्ट में। जज साहब ने कहा उरी भैया री ये तो बड़ा तगड़ी बात हो गई, भाई साहब कह रहे हैं मैंने तो बर्तन बेचे हैं, अब वो चांदी के निकले तो क्या करूं, मैं तो बर्तन चांदी के हैं मेरे घर में, है कि नहीं बात, तुम्हारे घर में स्टील के तो मेरी गलती है, अरे मोरी गलती है क्या, तुम्हारे घर में स्टील के तो चांदी के। एसएससी ऑफिसर कह रहा है सर चांदी है, चांदी चांदी है, मतलब सर ज्वेलरी में कवर होगा, ये कवर होगा एक्सेप्शन में, यहाँ ये जो खतरा बनवाया अंकुर सर ने, यहाँ जो सर ने खतरा बनवाया ना वहां एक्सक्लूड में कवर होगा, ज्वेलरी में ये जो बात हरी हरी कर दी, हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, ऐसी बात सर। अब लड़ रहे हैं कोर्ट में, कौन जीतेगा? ये होते हैं पेचीदा खतरनाक केस, कौन जीतेगा? सर इनकम टैक्स ऑफिसर जीतेगा, क्योंकि ज्वेलरी में क्या आता है, गोल्ड आता है, ज्वेलरी में क्या आता है, सिल्वर आता है, और प्रीशियस मेटल आते हैं। ठीक है, जनरली लोगों के घर में बर्तन होते हैं स्टील वगैरह कांच वगैरह के, भैया चांदी वांदी के बर्तन नहीं चलते। तो भैया कौन जीतेगा सर? असेसिंग ऑफिसर एओ जीतेगा, और फेवर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ गया कि भाई एओ जीतेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझे मुन्ना, चांदी तो चांदी है, सोना तो सोना है, लगा लो काटे। सर क्या बात कर दी? हाँ, जज साहब ने कहा मुन्ना जज जज होता है। जज साहब ने कहा भाई साहब अगर कह रहे हैं कि मेरा ये क्या है, बर्तन है, तो आओ इनके घर चलते हैं। जज साहब पहुंचे भाई साहब के घर पे, भाई साहब की रसोई देखी, भाई साहब का आलीशान बंगला देखा, पैलेस देखा, तो पता लगा सच में उनके घर में जो बर्तन है ना वो चांदी के ही बर्तन है, और वो उनमें सच में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, आसपास के लोगों से पूछा कि भाई साहब ये क्या करते हैं जी, इनके अंदर चांदी के बर्तन है, चांदी के बर्तन में खाना खाते हैं, जब भी हम इनके यहाँ जाते हैं दावत दावत में तो ये हमें चांदी के बर्तन में देते हैं, यानी मेहमानों को भी चांदी के बर्तन में खाना देते हैं। ठीक है, खुद भी खाना चांदी के बर्तन में ही खाते हैं यूजुअली, राइट। तो जज साहब ने बोला घर पे जाके सबूतों को इकट्ठा करके जांच पड़ताल करके सच में ये बात समझ में आ गई, सच में ये बात समझ में आ गई कि ये तो चांदी के बर्तन में ही खाना खाते हैं, तो इनके लिए ये चांदी के बर्तन ज्वेलरी नहीं है, बर्तन ही है,
यानी मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है, इसलिए मुन्ना इन चांदी के बर्तन पर कैपिटल गेन नहीं आएगा। नो कैपिटल गेन, नो कैपिटल गेन। आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे और जितना भी इन चांदी के बर्तन पे प्रॉफिट है उस पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये जो प्रॉफिट ऑन है ना, या कैपिटल गेन ऑन चांदी के बर्तन था, ये हो गया एग्जेम्प्ट, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आई, क्योंकि सच में ये क्या थे, बर्तन थे। सर मैंने बात, अब तुम्हारे दिमाग में होगा सर हमारे अभी सर मेरे पास भी ना चांदी का गिलास है, एक टोई है, कटोई भी है मेरे पास एक चांदी की। तो मुन्ना जब तुम्हारे घर पे इनकम टैक्स ऑफिसर की रेड पड़ेगी और आएंगे, चेकिंग होगी, तो तुम्हें ये बात प्रूफ करनी पड़ेगी, हाँ जी हम तो चांदी के बर्तन में ही खाना खाते हैं, आस पड़ोस से पूछ लो, कहीं से पूछ लो भैया, हम तो आसपास में जब खीर भी भिजवाते हैं ना एक दूसरे के, भैया आज खीर बनी है, अरे चिंटू की मम्मी, अरे चिंटू भाई इधर आ खीर ले जा, तो भी हम उन्हें चांदी के बर्तन में देते हैं। तो हर कोई ऐसे केस का सहारा लेके बच नहीं सकता, फैक्ट्स को प्रूफ करना पड़ेगा। इस केस में फैक्ट्स ये थे कि सच में वो चांदी के बर्तन ही थे, इसलिए माफी दे दी गई। समझ में आई बात? मजा आएगा, बोलो मजा आएगा सर केस में। अब आया भैया महाराजा, नाम से पता लग रहा है महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। ये भाई साहब इनसे भी बहुत खतरनाक, इनके पास लगभग 9 लाख सोने चांदी के सिक्के थे। ये राजा है तो होंगे, है कि नहीं बात? 4-5 लाख, है ना, एग्जैक्टली मुझे फिगर याद नहीं है, 5 लाख के आसपास, है ना, कुछ गोल्ड चेन वगैरह, है ना, राइट, इस तरह के थे। मतलब किलो का तो हिसाब ही छोड़ो, किलो का तो मुन्ना हिसाब ही छोड़ो, सोने चांदी के सिक्के और ये सब कुछ, है ना, गोल्ड का सामान था। मतलब उस जमाने में, आज से कई साल पहले ही, उस जमाने में ही कई मतलब करोड़ों का बैठता होगा, आज की तो अरबों की कीमत, है ना, बैठ रही होगी। अब मुन्ना हुआ क्या, दिवाली का मौसम आया, ठीक है, हैप्पी दिवाली, है ना, हैप्पी दिवाली का मौसम आया, दीप जले, है ना, दिए जले, पटाखे चले। अब सुनना ध्यान से, मजेदार बात, ये सारे भगवान, है ना, लक्ष्मी जी की पूजा होती है ना, जय लक्ष्मी माता, ठीक है, तो भैया लक्ष्मी जी की पूजा थी और महाराजा साहब ने ये सारे के सारे सिक्के, सोने चांदी की चीजें पूजा की थाली में सजाकर, है ना, लक्ष्मी जी की मूर्ति के आगे, यहाँ पे चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के सजाकर भैया बहुत बढ़िया तरीके से रख दिए। सिक्के, है ना, चांदी के थाल भर के, लक्ष्मी जी के आगे थाल भर के चांदी के सिक्के रख दिए। फिर पूजा की गई लक्ष्मी जी को अर्पण करके, जय लक्ष्मी माता, भैया जय लक्ष्मी माता, है कि नहीं बात? पूजा जब की गई उसके बाद अगले दिन महाराजा जी ने वो सारे के सारे सिक्के बेचने की सोची कि भैया ठीक है ना, बेच देते हैं और कुछ कैश इकट्ठा कर लेते हैं अपनी, है ना, रियायत में। अब भैया जैसे ही बेचे, बात इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंची, आजादी के बाद की कहानी है ना, बात इनकम टैक्स ऑफिसर के पास पहुंची। इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला, अरे भैया करोड़ों रुपए की चांदी, सिक्के, सोने बेच दिए करोड़ रुपए के, इस पे लगेगा मुन्ना कैपिटल गेन टैक्स, है कि नहीं बात? इस पे जो कैपिटल गेन आया, कैपिटल गेन बोले तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, जो भी महाराजा जी आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स आया है उस पे क्या लगेगा सर, टैक्स लगेगा, फ्लैट 20% का टैक्स दे दो मुन्ना, टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन हेड के द्वारा। महाराजा जी भी जय हो, महाराजा जी भी कहां पहुंचे, कोर्ट पहुंचे, और एच महाराजा हेमंत जी ने बोला कि ये भी क्या है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट है सर, ये ज्वेलरी नहीं है सर, ये ज्वेलरी नहीं है सर, ये ज्वेलरी नहीं, ये है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, यानी मूवेबल पर्सनल असेट्स है। जज साहब ने बोला, अरे भाई साहब, अरे महाराजा जी जय हो, प्रूफ तो कर दो, कैसे सर? एक तो मूवेबल है, चांदी के सिक्के मूवेबल है, और ये मेरे साथ पर्सनल है, ज्वेलरी नहीं है, पर्सनल है ना, और असेट्स है। अब मुद्दा जब इस पे उठा पर्सनल, उन्होंने कहा पर्सनल कैसे होगा भैया, पर्सनल मतलब क्या कैसे होगा, मतलब सर मतलब पर्सनल है तो असेट्स नहीं मानेंगे, टैक्सेबल नहीं होगा। जज साहब ने बोला एक्सेप्शन पड़े हैं इसके, मूवेबल पर्सनल एसेट्स के एक्सेप्शन पड़े हैं, सुबह दोपहर जाप करो, अंकुर सर ने क्या बताया, सुबह दोपहर जाप करो, उसमें पढ़े सुबह दोपहर जाप, जैसे ज्वेलरी भी क्या होगी, पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी टैक्सेबल होगी, तो पर्सनल इफेक्ट में भैया ज्वेलरी आती है मुन्ना,
और ज्वेलरी टैक्सेबल होती है, महाराजा जी देना पड़ेगा टैक्स। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। महाराजा जी ने बोला पर्सनल मैं क्यों ज्वेलरी में क्यों नहीं ला रहा, ज्वेलरी में इसलिए नहीं ला रहा क्योंकि भले ये मेरे बर्तन ना हो लेकिन ये तो लक्ष्मी जी के हैं, लक्ष्मी जी के, यानी जो लक्ष्मी जी के हैं यानी भगवान के हैं, भगवान के। तो भैया अगर भगवान जी के है ना, राइट, भगवान जी की जो ज्वेलरी है असेट है, ठीक है, ये तो उनको अर्पण की थी, उनको हमने चढ़ाई थी, ठीक है, तो ये मेरी एसेट नहीं है, भगवान जी के एसेट्स है। पर्सनल में बात बहुत पर्सनल चलेगी, भगवान जी और हमारी पर्सनल मैटर है ये। जज साहब ने बोला वाह वाह मुन्ना वाह, बताओ तो कौन जीतेगा, महाराजा जी जीतेंगे या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतेगा? बताओ मुन्ना बताओ, ये बात बहुत ही खतरनाक आतंकवादी से टकले, बताओ कौन जीतेगा? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतेगा। हाँ सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीतेगा, क्योंकि सर इस बार तो बर्तन नहीं है ना सर, ज्वेलरी है। अब ज्वेलरी है तो ज्वेलरी कहाँ रखी है? लक्ष्मी जी के आगे रखी है, लक्ष्मी जी के आगे रखी, तो पूजा का सामान हो गया सर ये। सर ये मेरा क्या हुआ सर? पूजा का सामान है सर, पूजा का ना, पूजा का सामान है। अब सर हम अपने घर में पूजा का सामान बेचते हैं, मान लो मैं पूजा की कोई कटोरी बेचाया, पूजा की कोई थाली बेचाया, अगरबत्ती, ये सारी घी वगैरह है ना पूजा का सामान, तो सर पूजा का सामान तो पर्सनल नेचर होता है कि नहीं बात? ज्वेलरी है ना नहीं होती, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं बात? तो सर पूजा का सामान पर्सनल नेचर होता है, ज्वेलरी नहीं होती, राइट। तो कौन जीता सर? तो ये सर इसमें तो सर अंकल जी जीत गए, राजा साहब जीत गए, क्योंकि उन्होंने पूजा का सामान बेचा है। कोई बच्चे कहते ना ना सर, ना सर ना सर, तो ज्वेलरी तो सर ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी तो ज्वेलरी होती है सर, चाहे वो चांदी हो, सोना हो, सिक्के हो, ज्वेलरी तो ज्वेलरी होती है सर। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा मुन्ना? सर राजा जी जीतेंगे, राजा जी जीतेंगे, लगा लो कांटे। इस बार जीता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जज साहब ने पता क्या बोला? जज साहब ने बोला राजा जी अगर आपकी बात हमने मान ली कि चलो पूजा का सामान बेचा है आपने, क्या बेचा सर आपने? पूजा का सामान बेचा है, तो इंडिया के लोग बहुत खतरनाक है सर, इंडिया के लोग बहुत खतरनाक है। वो जो भी अपनी ज्वेलरी बेचेंगे, कल को तुम ये काम करोगे, तुम जो भी अपनी घर की ज्वेलरी बेचोगे, है ना, जो भी सिक्के बेचोगे, जो भी मम्मी सोने का हार, अंगूठी सोने की बेचोगे, पहले पता क्या करना, पहले उसे फिर पूजा में रख देना तुम, फिर उसकी आरती करना, जय अम्बे गौरी, है ना, पूजा करके ना, ये भगवान जी का सामान है, भगवान जी की ज्वेलरी भगवान जी को चढ़ाइए, ठीक है। भगवान जी को चढ़ाने के बाद फिर बेचने चले जाना, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कह देना कि भैया ये तो भगवान जी पूजा का सामान बेच रहा हूँ, पूजा का सामान बेच रहा हूँ, पूजा का सामान बेच रहा हूँ भैया, पूजा का सामान बेच रहा हूँ। जज सब कह रहे हैं अरे भैया पागल हो रहे हो के, है कि नहीं बात? जज साहब ने कहा ना मुन्ना ना, पूजा का सामान कह के अगर आप सोने के सिक्के वगैरह बेचोगे तो ये बिल्कुल गलत है। हम तो पूजा के सामान में अगर आप सोने के सिक्के वगैरह बेच रहे हो, लक्ष्मी जी के है ना चढ़ाए हुए सोने सिक्के बेच रहे हो, तो भी हमसे ज्वेलरी मानेंगे। और क्या माना जाएगा? पूजा का सामान में अगर कोई भी सोना है, चांदी है, गोल्ड कॉइन्स है, ठीक है, राइट, तो भैया इन गोल्ड कॉइन्स, राजा साहब माफी चाहते हैं, इन गोल्ड कॉइन को भी हम क्या मानेंगे? एक्सेप्शन में कवर करेंगे, ज्वेलरी मानेंगे, और आपको इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन या जो प्रॉफिट आया है, कैपिटल गेन या जो प्रॉफिट आया है, उस प्रॉफिट पर, कैपिटल गेन पर, उस प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, यानी महाराजा जी हार गए। ऊपर वाले केस में बनारसी लाल जीत गए, नीचे वाले केस में महाराजा जी हार गए और उनको टैक्स देना पड़ा। सर नरेंद्र आई, है ना, भूवा, जय केस में क्या हुआ सर? जय में क्या हुआ? अब सुनो मुन्ना, इस केस में क्या हुआ? इसमें भाई साहब थे बहुत ही कारों के शौकीन, मतलब होता है ना कुछ लोग कार के शौकीन है, आगे नहीं बात, तो भैया कारों के शौकीन थे। इन्होंने 1983 में, है ना मुन्ना, 1983 में, ठीक है, कार खरीदी फोर्ड की। 1983 में फोर्ड की कार का मॉडल खरीदा, 1931 मॉडल, ये वाला 1931 मॉडल खरीदा कार, ठीक है ना, राइट। अब ये कार खरीदी, कार को इन्होंने उस टाइम पे 21,000 में खरीदा, बहुत कीमत होती है 21,000, बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है ना। फिर कुछ सालों के बाद अंकल जी ने, कुछ सालों के बाद इसको सेल किया सर कितने रुपए में? 21 लाख रुपए में। भाई साहब, है कि नहीं बात? 21 लाख रुपए में सेल कर दिया कुछ सालों के बाद।
राइट, अप्रोक्सीमेट 1992 में। भैया 21 लाख रुपए 1992 में बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत बड़ी रकम। आए आए कि नहीं आए? हाँ। तो भैया जब बेचा तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहने लगे कि भैया अरे 21 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपने 20,000 खरीदा तो मतलब 20 लाख है ना, 80,000 रुपए है ना, तो लगभग मान लो चलो ये 20,000 की खरीदी तो 20,80,000 रुपए का क्या हुआ है सर, प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट पर क्या दे दो, कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल के रोटे खाने पड़ेंगे। भाई साहब बोले कार है मुन्ना, कार। कार भूल गए, अंकुर सर ने क्या पढ़ाया था? अंकुर सर ने पढ़ाया था कार अगर होती है, मोबाइल अगर होता है, बाइक अगर होती है तो कार नॉट एन एसेट। कार नॉट एन एसेट भैया, कार नॉट एन एसेट। कार एसेट ही नहीं है। मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में चले जाओ, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में चले जाओ, उसमें कार एसेट नहीं होती। और जो एसेट्स होती है एक्सेप्शन में, जो एसेट्स होती है एक्सेप्शन में, सुबह दोपहर जाप कर, सुबह दोपहर जाप कर, सुबह दोपहर जाप कर, सुबह दोपहर जाप करने में कार है ही नहीं, तो भैया एसेट नहीं है। एसेट नहीं है तो भाई कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स ना हो भैया, कोई टैक्स ना है। बात कोर्ट तक पहुंची, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला कि भाई साहब ये कार मानते हैं, पर पता है क्या, ये कार कैसी है? कार ये विंटेज कार है सर, विंटेज। भाई साहब कह रहे हैं कार विंटेज हो, नई हो, पुरानी हो, छोटी हो, बड़ी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, कार तो कार होती है भाई, कार तो कार। ये क्या तरीका, वो भी कार तो कार होती है। जज साहब ने जेम्स बॉन्ड भेजे, ब्योमकेश बख्शी को भेजा। जज साहब ने कहा अरे ब्योमकेश बख्शी जाओ और पता लगा के आओ, कार का चेक करके आए। ब्योमकेश बख्शी पता लगा के आए तो उन्होंने देखा जब से कार खरीदी गई है तब से कार अंकल जी ने एक बार भी चलाई नहीं, यूं ही की यूं ही खड़ी है। ठीक है, राइट। कार के पेपर वगैरह देखे, इसमें जितने किलोमीटर कार में लेके इतने किलोमीटर पर ये विंटेज कार बेची गई है, उसके 1 किलोमीटर भी वो कार नहीं चली। दूसरी बात, कार एक बहुत बढ़िया बड़े से कमरे में रखी है सजाकर, यानी उस पर कोई भी रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विस का कोई भी खर्चा नहीं है, कोई भी सर्विस का बिल नहीं है। तो भाई साहब ने कबूल लिया, हाँ जी मैंने इसके आज तक कोई सर्विस चलाई करी नहीं। अब जो कार आपने अपने जीवन में कभी चलाई नहीं, जो कार है 50 साल पुरानी कार है, जिसकी सर्विस भी आज तक नहीं हुई है, जिसकी सर्विस भी आज तक नहीं, क्योंकि आपने चलाई तो सर्विस भी नहीं होगी, और जिस कार को गैराज में खड़े करने के बजाय बहुत बढ़िया से रूम में सजा के रख रखा है, सर उस कार का पर्पज ही क्या था आपका? उस कार का पर्पज ही ये था कि वो शोरूम में रखने लायक है, राइट, और शो ऑफ के लायक है, यानी कि आप उसको विंटेज मानकर उसकी प्रदर्शनी करना चाहते हैं, एक तरीके से म्यूजियम टाइप उसे बनाना चाहते हैं। 50 साल पुरानी कार, तो 50 साल पुरानी कार को आप चला ही नहीं रहे, ठीक है, आप रखे बैठे हैं। उसकी कीमत, कार की कीमत जनरली क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है, जनरली कार की कीमत डेप्रिशिएट होती है, पर उसकी कीमत में इतना बड़ा उछाल आया कि वो एप्रिशिएट हो गई। तो यहाँ जो लॉ में कार लिखी है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में जो कार लिखी है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में जो कार लिखी है सर, जिसे हम बोलते हैं कि वो असेट्स नहीं मानी जाती, जिसे हम क्या बोले, कार नॉट एन एसेट। सर यहाँ कार लिखने का पर्पस क्या था इनकम टैक्स ऑफिसर का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंस मिनिस्टर का? यहाँ कार लिखने का पर्पस था कि एक ऐसी कार जो जर्नली लोग क्या करते हो, जर्नली लोग अपने घरों में चलाते हो, उसकी वेयर एंड टेयर सर्विस मेंटेन करते हो, और जो कार क्या होती हो, मार्केट में डेप्रिशिएट होती हो, जो कार मार्केट में डेप्रिशिएट होती हो, विंटेज कार की तरह एप्रिशिएट नहीं होती। आप नॉर्मली उसे चलाते हो, डेप्रिशिएट करती हो कार। ये वो कार की बात लिखी गई है मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में, जिससे असेट्स नहीं माना जाता। तो अगर आपकी कोई विंटेज कार है जिसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है, क्यों हुआ है? क्योंकि वो बहुत पुरानी कार है, 50-60 साल का कोई यूनिक मॉडल है, जैसे फोर्ड का इन्होंने खरीदा, जिसे आपने कभी मुन्ना चलाया ही नहीं, जिसकी सर्विस ही नहीं की गई, और आप उसे शोरूम की तरह, है ना, आप उसे शोरूम की तरह 50 साल पुरानी कार को सजा के रखते हैं, है ना, बहुत खूबसूरती से सजा के रख रखा है। तो मुन्ना आपका पर्पस भी इस कार को चलाना और डेप्रिशिएट करना नहीं था, इस कार की वैल्यू को बढ़ाना था, क्या कि वो विंटेज कार क्या क्या आप इसे बेच सके। तो विंटेज कार अगर है, विंटेज कार अगर है तो वो असेट मानी जाएगी। जज साहब ने क्या डिसीजन दिया? जज साहब ने डिसीजन दिया, मुन्ना मुन्नियो, विंटेज कार, है ना, विंटेज कार्स, यानी विंटेज बोलते पुराने जमाने की कार्स, एंटीक कार्स आर असेट्स, राइट। तो ये थे शानदार जानदार केस, मजा ही आ गया होगा पढ़ के शानदार तरीके से।
सर मजा आया, क्या बात बताई आपने, है कि नहीं बात। तो ये खतरनाक केस थे। फाइनल लेवल पे ज्यादा पूछ लेते हैं, है ना। आपको सिर्फ ये याद रखना है, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट में टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि वो असेट्स ही नहीं है। एक्सेप्ट जो एक्सेप्शन दे रखे हैं, सुबह दोपहर जाप करो, सुबह दोपहर जाप करो, सुबह दोपहर जाप करो, सुबह दोपहर जाप करो, ठीक है। यानी कि कार अगर नॉर्मल केसेस में है तो आपको पता ही है कि उस पे असेट्स नहीं मानी जाती, उस पे डेप्रिसिएशन होती है, तो वो असेट्स नहीं मानी जाती, उसमें कैपिटल गेन नहीं निकालना। ये केस बताया ताकि आपकी खोपड़ी थोड़ी खुल जाए, है कि नहीं बात। सर मजा ही आ गया। अगला टॉपिक क्या था सर, मुन्ना मुन्नियों। अगला टॉपिक आता है बहुत ही शानदार, पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर जे का मतलब हुआ, सर जे मतलब हुआ कि कौन सी असेट कितने साल में बड़ी होती है। पिछले लेक्चर को अगर मुन्ना याद करोगे, तुम पिछले लेक्चर को याद करो तो मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें क्या पढ़ाया था। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें पढ़ाया था कुछ असेट्स ऐसी होती है जो 1 साल बाद बड़ी होती है, कुछ असेट्स ऐसी होती है जो 2 साल बाद, कुछ असेट ऐसी होती है जो 3 साल बाद बड़ी होती है। यानी कि उनको मैंने नाम दिया था फिक्स और करंट की जगह लटका सटका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। अब इसका मैंने बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार एसआर के बनाया है, राइट। कभी जीवन में ना भूलोगे तुम। सर कैसे। अब मैंने क्या किया, ये बात तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से याद कराने के लिए असेट्स को 2 भागों में क्या किया, तोड़ा, रिप्लेस किया। पहली बात, कुछ असेट्स ऐसी होंगी जो फाइनेंशियल असेट्स होंगी, यानी जो शेयर मार्केट द्वारा में लिस्टेड होंगी, जैसे इक्विटी शेयर डिवेंचर, उन्हें मैंने क्या नाम दिया, फाइनेंशियल असेट्स। वाह सर मजा आएगा सर। दूसरी असेट्स ऐसी होंगी जो शेयर मार्केट वगैरह के थ्रू नहीं बिकती होंगी, नॉर्मल असेट्स होंगी, जिसे मैंने नाम दिया नॉन फाइनेंशियल एसेट। बोलो सर बात समझ आ गई, मजा ही आ गया। अब मुन्ना फाइनेंशियल एसेट्स में कैसी एसेट्स होंगी सर, फाइनेंशियल एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो लिस्टेड होंगी। वाह सर मजा ही आ गया। और कुछ एसेट्स ऐसी होंगी जो हो सकता है शेयर मार्केट में लिस्टेड ना हो, अनलिस्टेड हो, ठीक है मुन्ना। सर बात समझ आ गई। सर कौन सी एसेट्स होती है जो लिस्टेड और अनलिस्टेड हो जाती है सर। कुछ एसेट्स होती हैं जिन्हें आप बचपन से जानते आए हैं कॉमर्स के, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और मुन्ना अपना प्यारा चहेता डिवेंचर्स, ठीक है। अब यही क्या हो सकते हैं सर, यही मामला अनलिस्टेड भी हो सकता है भैया, ठीक है ना। अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड प्रेफरेंस, साफ साफ बनाना अपने नोट्स में, अनलिस्टेड डिवेंचर्स, ठीक है मुन्ना। अब सर इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अगर लिस्टेड, पहले किसकी बात कर रहे हैं मुन्ना, पहले हम बात कर लेते हैं लिस्टेड की। अगर फाइनेंशियल एसेट्स है और वो लिस्टेड है तो कोई भी एसेट जिसे आप इक्विटी, है ना, यानी कि जो आप इक्विटी शेयर्स है, वो इक्विटी शेयर्स कितने साल में बड़े होंगे, कितने साल बाद आप इसे लटका बोलेंगे, लॉन्ग टर्म बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एसेट लटका कहलाई जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाई जाएगी, जिसे आप अकाउंट से फिक्स्ड बोलते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलेंगे, लटका, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाया जाएगा। अगर वो इक्विटी शेयर सेल किए हैं मैंने कितने महीने बाद, 12 महीने बाद, ठीक है ना। यानी क्या चेक करना होता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब होता है डेट ऑफ परचेज से, फाइनेंशियल ईयर से कोई लेना देना नहीं है मुन्ना, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल चेक करना होता है सर। डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल चेक करना पड़ता है कि डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक अगर 12 महीने से ज्यादा कूद गई इक्विटी शेयर, तो वो इक्विटी शेयर कहलाए जाएंगे, वो इक्विटी शेयर कहलाए जाएंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। कब कहलाए जाएंगे, इफ सेल आफ्टर 12 ईयर, इफ सेल आफ्टर 12 मंथ, 12 ईयर नहीं 12 मंथ, इफ सेल आफ्टर 12 मंथ। प्रेफरेंस शेयर सर कब, प्रेफरेंस शेयर सब कब बड़े होंगे, प्रेफरेंस शेयर को लटका बोला जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बोला जाएगा इफ सेल आफ्टर 12 मंथ। मजा आएगा सर। डिवेंचर को भी आप सर लटका कब बोलेंगे, इफ डिवेंचर सेल आफ्टर 12 मंथ। सिंपल सर। ये तो बहुत आसान सी बात होगी सर, ये तो बहुत आसान सी बात है कि क्या हो गया सर, अगर असेट लिस्टेड है, इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर, सिंपल बात, सीधी बात, नो बकवास,
12 महीने के बाद खत्म कहानी। 12 महीने के बाद आप उसे क्या मानेंगे सर? 12 महीने के बाद आप उसे लटका मानेंगे। अब आते अनलिस्टेड। अगर भैया वो असेट अनलिस्टेड है मुन्ना, अगर वो असेट अनलिस्टेड है तो कब वो लटका मानी जाएगी? इफ सेल आफ्टर ना 24 मंथ, सेल आफ्टर 24 मंथ। अगर प्रेफरेंस शेयर है तो क्या फायदा होगा? तो कब असेट लटका बनेगी? इफ सेल आफ्टर 24 महीने। और मुन्ना अगर डिवेंचर्स है ना, डिवेंचर्स, तो भैया डिवेंचर लटका तब बनेंगे, अनलिस्टेड डिवेंचर्स लटका तब बनेंगे जब वो भैया शेल होगी, भैया शेल होगी आफ्टर 36 मंथ। समझ में आई बात? सर याद करने पड़ेंगे। हाँ मुन्ना याद करने पड़ेंगे, क्योंकि याद करने के बाद ही आप समझ पाओगे कि 12 महीने 24 महीने में क्या फर्क होता है और इनके कम में क्या फर्क होता है। अब इसका उल्टा देखो। सर एक बालक पूछ रहा है, सर मैंने इक्विटी शेयर मैंने सेल करे, सेल सर आफ्टर 5 मंथ्स, 5 महीने के बाद। पूरी भैया है ना, लिस्टेड थे सर, राइट सर। लिस्टेड इक्विटी शेयर मैंने सेल करे सर 15 महीने के बाद। सर अब क्या होगा सर? अरे भैया बड़े पेचीदे क्वेश्चन बना दिए तुमने तो, और बनाने हैं? हाँ सर, और एक दो सर और सुन लो सर। हाँ बताओ सर मैंने ना मैंने डिवेंचर्स खेले सर, डिवेंचर्स, ठीक है सर। डिवेंचर थे लिस्टेड सर, लिस्टेड डिवेंचर मैंने सेल किए, लिस्टेड डिवेंचर मैंने सेल किए सर 20 महीने के बाद। अच्छा और बता दो सर लिस्टेड डिवेंचर, नहीं सर लिस्टेड नहीं सर, अनलिस्टेड बनाओ सर। ओके ठीक है बोला अनलिस्टेड डिवेंचर सर, अनलिस्टेड डिवेंचर मैंने सेल करे 20 महीने के बाद। अब आएगा गाढ़ा मजा, ठीक है ना। लिस्टेड डिवेंचर है वो भी 20 महीने, अनलिस्टेड डिवेंचर है वो भी 20 महीने। अब बस इतना बता दो सर, ये कौन सी एसेट लॉन्ग टर्म है, कौन सी एसेट शॉर्ट टर्म है? तो भैया थोड़ी खोपड़ी लगा लो अपनी, अतमज से टकली, थोड़ा दिमाग लगा लो मुन्ना। कैसे सर? पहले मुझे देखना है एसआरके में, ये जो अपना एसआरके है बहुत शानदार, इसके हिसाब से कूदते चले जाना है। लिस्टेड है यानी कि फाइनेंशियल एसेट है, उसमें लिस्टेड के कॉलम में जाएंगे। सर मैं लिस्टेड के कॉलम में कूद गया, लिस्टेड के कॉलम में जाकर इक्विटी शेयर 5 महीने, इक्विटी शेयर 15 महीने। तो इक्विटी शेयर कितने महीने बाद लॉन्ग टर्म होती है सर? इक्विटी शेयर 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होती है सर। इक्विटी शेयर 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होती है। अगर इक्विटी शेयर 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म है लेकिन मैंने उसे 12 महीने के अंदर बेच दिया, 12 महीने के अंदर बेच दिया, तो क्या कहलाई जाएगी? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मुन्ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट यानी कि लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म हो गया मुन्ना, है कि नहीं बात? तो ये क्या कहलाई जाएगी सर? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। तो सर पहले का आंसर हो गया इक्विटी शेयर इज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। मजा ही आएगा सर। सर इक्विटी लिस्टेड है सर, फाइनेंशियल एसेट में गए, लिस्टेड है, इक्विटी है, इक्विटी लिस्टेड है, कितने महीने के बाद बड़ी हो जाती है वो? 12 महीने के बाद। मैंने बेचा कब है उसे? 15 महीने के बाद, यानी 15 महीने के में बेच दिया, 15 महीने के बाद बेचे, यानी कि 12 महीने के बाद बेचा। सर ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो मुझे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, आतंकवादी से टकली घुटनों तक बात पहुंच चुकी होगी। बोलो सर पहुंच चुकी है, मजा ही आ चुका है। सर नोट कर लिया होगा? हाँ सर नोट कर लिया। अब पूरा फोकस करते हैं डिवेंचर्स पर, पूरा फोकस करते हैं मुन्ना डिवेंचर्स पर, पूरा फोकस करते हैं डिवेंचर्स पर। डिवेंचर देखिए मुन्ना भाई और बहनों, देखिए सज्जनों, डिवेंचर देखिए। डिवेंचर है लिस्टेड, डिवेंचर है मुन्ना लिस्टेड डिवेंचर है। तो भैया मैं फाइनेंशियल एसेट्स में गया, लिस्टेड वाले कॉलम में गया और डिवेंचर की तरफ मुंडी घुमा दी। डिवेंचर की तरफ जैसी मुंडी घुमाई, डिवेंचर ने बोला 12 महीने, 12 महीने। लिस्टेड डिवेंचर है 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स, 12 महीने के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। भैया लिस्टेड डिवेंचर है 20 महीने हो गए, 12 महीने के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होते हैं। मैं तो 12 महीने के बाद ही बेच रहा हूँ, 20 महीने में बेच रहा हूँ, तो आंसर हो गया सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बोलो सर मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। अनलिस्टेड डिवेंचर, अगला क्वेश्चन है चौथा, अनलिस्टेड डिवेंचर, ठीक है। फोकस करो पूरा, अनलिस्टेड डिवेंचर। सर मैं एसेट्स के एसआरके पे जाऊंगा, ठीक है, अनलिस्टेड में कूद जाऊंगा, अनलिस्टेड में कूदने के बाद डिवेंचर के ऊपर चढ़ जाऊंगा, डिवेंचर के ऊपर चढ़ने के बाद उसको मुक्के बजाऊंगा, बता बता बता
बता मुन्ना बता। वो बताएगा अरे भैया अरे मैं छोड़ दो भैया 36 महीने छोड़ दो भैया 36 महीने छोड़ दो यार, क्यों बीट रहे हो 36 महीने। 36 महीने बोला उसने। यानी कि अनलिस्टेड डिबेंचर लटका बनते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनते हैं। मुन्ना लटका वाला डायग्राम बनाया इसलिए मैंने तुम्हें सटका वाला नहीं बनवाया, लटका वाला बनवाया। अनलिस्टेड डिबेंचर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनते हैं आफ्टर 36 मंथ। यहां यहां 36 महीने के अंदर ही बेच दिया, यहां सेल 20वें महीने में बेच दिया। यानी कब बेचा? विद इन 36 मंथ। आपने उसको विद इन 36 मंथ बेच दिया, यानी 36 महीने के बाद बेचता तो लटका, 36 महीने के अंदर बेच दिया तो आंसर आएगा सटका। सटका सटका सटका, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। मुन्ना शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। बोले सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, गाढ़ा मजा आ गया सर, गाढ़ा मजा। ठीक है सर, सर ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं सर आगे। सर ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कौन सी होती है? तो मुन्ना नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आती है दो, एक लैंड एंड बिल्डिंग, जमीन बिल्डिंग, ठीक है, या दोनों एक साथ हो तो भी ये चलेगा। और बाकियों के लिए मैं लिख देता हूं अदर। ठीक है सर, अदर में कौन आ गए? लैंड और बिल्डिंग को छोड़कर बाकी सब अदर में आ गए। सर कैसे? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ठीक है, पेंटिंग, आर्टिस्टिक वर्क। मुन्ना ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ये सारी चीजें अदर में आ जाएंगी। लैंड और बिल्डिंग है तो लैंड और बिल्डिंग सर लटका कब बनेगी? लैंड और बिल्डिंग सर लटका कब बनेगी? लैंड और बिल्डिंग लटका कब बनेगी? सर लैंड और बिल्डिंग लटका बनेगी अगर आप इसे बेचेंगे, अगर आप इसे बेचेंगे, अगर आप इसे बेचेंगे मुन्ना आफ्टर 24 महीने। सर याद करना पड़ेगा, क्या करें, कानून है, याद तो करना पड़ेगा। 24 महीने। अदर एसेट सर, सर ज्वेलरी बेची, सर पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर बेच दिए, ठीक है, तो भैया ज्वेलरी वगैरह बेची, अदर एसेट बेची आफ्टर, तो ये लटका बनेंगे अगर आप इसे बेचेंगे आफ्टर 36 महीने, आफ्टर 36 महीने। तो मुन्ना बिल्कुल दिलो जान से खोपड़ी आतामाजी से टकली, छोटे दिमाग पे स्ट्रेस देके, अपने घुटनों पे स्ट्रेस देके याद कर लेना। फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, फिर फाइनेंशियल में लिस्टेड, अनलिस्टेड, नॉन फाइनेंशियल में जमीन जायदाद, लैंड बिल्डिंग, 24 महीने के बाद लटका, अदर 24 महीने के और 36 महीने के बाद लटका। सर 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 एक इसकी आखिरी बात बता दो सर। सर मेरे पास एक बिल्डिंग है, सर बिल्डिंग पापा की बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है, हमने खरीदी थी कुछ दिन पहले, हमने इसे 15 महीने के बाद बेच दी, सेल आफ्टर 15 मंथ। यार अभी टुच्ची टुच्ची बातें मैं बताता रहूंगा क्या? सेल आफ्टर 15 मंथ। बिल्डिंग कब बड़ी होती है? सर बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग ये लिखा सर, बिल्डिंग बड़ी होती है 24 महीने के बाद, तो तुमने इसे 24 महीने के अंदर बेच दिया तो छोटी रह गई ये बेचारी, छोटी 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 छोटी, तो क्या होगा सर? छोटी मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। सर ज्वेलरी, सर ज्वेलरी, सर ज्वेलरी, ज्वेलरी, अरे भैया तुम नहीं जानते हो आज भी अगर। सर ज्वेलरी बेची मैंने कितने महीने बाद बेची? सर ज्वेलरी बेची मैंने 30 महीने के बाद, 2.5 साल लगभग, 30 महीने के बाद। ज्वेलरी भैया, ज्वेलरी किस में आएगी? अदर में आएगी। अब ज्वेलरी मुन्ना अगर अदर में आएगी, ज्वेलरी मुन्ना अदर में आएगी, तो अदर में ज्वेलरी के कितने महीने लिखे हैं? 36 महीने। 36 महीने के बाद ही लटका बनेगी, 36 महीने के बाद लटका बनेगी। 30 महीने में बेच दी, 36 महीने के अंदर बेच दी, 36 महीने के अंदर बेच दी तो क्या हुआ? छोटी 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 छोटी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। सर सर ये ज्वेलरी, अरे यार भाई क्या कर रहे हो सर? बस लास्ट है, पक्का कसम मां भवानी की लास्ट है सर। सर अगर ये ज्वेलरी मैंने 40 महीने के बाद बेची, 40 महीने के बाद क्या होगा फिर? 36 महीने के बाद बेचिए, 36 महीने के बाद बेचिए तो उसे क्या बोलोगे? वो ज्वेलरी बन जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, सिंपल। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। बहुत बढ़िया तरीके से हम ये एसआर के शानदार जानदार नोट कर चुके हैं। अब हमें दो खतरनाक बातें पता लग गई सर। सर हमें दो खतरनाक बातें पता लग चुकी हैं। एक तो हमने पिछले लेक्चर से ये जान लिया कि कोई भी असेट असेट कब होगी, असेट है या नहीं है ना, 2.14 कैपिटल गेन का पौधा, सेक्शन 2.14। और सर आज हमने ये जान लिया जो असेट असेट्स होती हैं, जो असेट मुन्ना असेट होती है, सेक्शन जो 2.14 जिन्हें असेट मानता है, सेक्शन 2.14 जिन्हें असेट मानता है, वो असेट लटका कब बनती है और वो असेट सटका कब बनती है। ठीक है, लेकिन सर एक बात है सर, एक बात सर, ये लटका सटका बन तो जाती है, इससे होगा क्या मुन्ना? इससे एक बात ध्यान रख लो। चलो तुमने ये बात मुन्ना पूछ ही ली है तो भैया ये बात ध्यान रख लो
कि अगर कोई असेट लटका है, अगर कोई असेट लटका है तो उसका कैपिटल गेन निकालने का फॉर्मूला, जो मैं अब अगले लेक्चर से तुम्हें सिखाऊंगा, फॉर्मूला अलग है। और मुन्ना, अगर कोई एसेट सटका है, अगर कोई एसेट सटका है तो उसका कैपिटल गेन निकालने का फार्मूला अलग है। तो भैया अगर तुमने ये पहचानने में गलती कर दी कि एसेट लटका है सटका है, तो भैया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर तुमने लटका पर सटका का फॉर्मूला लगा दिया, अगर तुमने लटका पर सटका का फॉर्मूला लगा दिया तो दूर दूर संसद से नहीं, ऐसे भवन से आवाज आएगी, लगा लो काटे। और अगर सटका पे लटका का लगा दिया तो लगा लो काटे। इसलिए भैया लटका पहचान लेना, क्योंकि लटका का फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, और असेट पहचान लेना सटका है, क्योंकि सटका का फॉर्मूला अलग है। फॉर्मूले अलग अलग डिजाइन किए गए हैं कैपिटल गेन निकालने के लिए, इनको इसीलिए लटका सटका में बांटा गया है। ठीक है मुन्ना सर, जो बात आपने पढ़ा दी सर वो बात कैसे लिखी एक बार देख लेते हैं सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म, ठीक है ना, राइट। क्या होता है, यानी कि जो मैंने पढ़ा है उसका रिवर्स लिख रखा है। कोई भी एसेट अगर आप 36 महीने के अंदर बेचते हैं, नॉट मोर देन 36 मंथ, इसका मतलब क्या हुआ, हेल्ड मतलब रखी या उसके बाद बेची, यानी इन शॉर्ट कोई भी एसेट आप इन 36 मंथ होल्ड करते हैं, 36 मंथ से कम होल्ड करते हैं, है ना, 36 मंथ से कम होल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाई जाती है, सटका कहलाई जाती है। यानी इसका रिवर्स क्या होगा, अगर कोई भी एसेट में 36 महीने से कम नहीं, ज्यादा होल्ड करता हूं, न चाहूं तुमसे ज्यादा न तुमसे कम नहीं, गाना गाते हुए ज्यादा होल्ड करता हूं तो लटका कहलाई जाएगी, लटका कहलाई जाएगी। सिंपल सी बात, सब बात समझ में आ गई। एक्सेप्शन बोले तो यहाँ पे 36 महीने की जगह 12 और 24 महीने का इस्तेमाल किया गया। देखो अनलिस्टेड शेयर्स है, जब सिर्फ शेयर लिखा होता है मुन्ना, जब सिर्फ शेयर लिखा होता है तो कौन से मानू, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों मुन्ना, दोनों शेयर लिखा है ना, तो वो शेयर क्या होंगे सर, वो शेयर इक्विटी भी होंगे और वो शेयर प्रेफरेंस भी होंगे। अगर अनलिस्टेड शेयर्स इक्विटी है, अनलिस्टेड शेयर प्रेफरेंस है, तो वो कितने साल में बड़े होते हैं, 24 महीने के बाद बड़े होते हैं। यानी वो सटका कब होते हैं, अगर उन्हें सेल किया गया इन 24 मंथ में सेल किया गया, नॉट मोर देन 24 मंथ, या 24 महीने में, एग्जैक्ट 24 महीने भी होंगे तो भी वो सटका कहलाए जाएंगे, इसलिए उन्हें बोला जाएगा सटका। लैंड और बिल्डिंग नॉन फाइनेंशियल एसेट में अब ये भी क्या लिखवाया, लैंड और बिल्डिंग में ढेपाटे लग जाएंगे, क्या लिखवाया, लैंड और बिल्डिंग 24 महीने के बाद लटका होती है, तो वो लिखिए बात। अगर लैंड और बिल्डिंग को आप 24 महीने के बाद नहीं बेचते, 24 महीने के अंदर बेच देते हैं तो सटका हो जाएगी। अगला एक्सेप्शन क्या लिखा है, यहां पर पीरियड ऑफ होल्डिंग 36 की जगह 12 महीने और से कम गिना जाएगा सटका के लिए। यानी कि सबसे पहले लिस्टेड इक्विटी, अगर लिस्टेड इक्विटी है, प्रेफरेंस है, अगर आप इन्हें 12 महीने के अंदर बेच देते हैं, 12 महीने या उसके अंदर बेच देते हैं, एग्जैक्टली 12 महीने में बेच दी या उसके अंदर बेच दी, तो क्या कहलाए जाएंगे, सटका। अगर मैं इसे 12 महीने के बाद बेचूं, अगर मैं इसे आफ्टर 12 मंथ बेचूं तो लटका। सिक्योरिटी लिस्टेड, अब देखो लिस्टेड इक्विटी और लिस्टेड प्रेफरेंस यहां आ गई, समझना गहराई वाली बात, लिस्टेड इक्विटी और लिस्टेड प्रेफरेंस ऊपर आ गई, तो ये कौन सी सिक्योरिटी आ गई जो लिस्टेड है, दया पता करो, दया कुछ तो गड़बड़ है, पता करो कुछ तो गड़बड़ है, पता करो। जब यहाँ लिस्टेड इक्विटी आ गई, लिस्टेड प्रेफरेंस आ गई, तो ये कौन सी एसेट है जो लिस्टेड हो गई, मुन्ना गहराई में जाओगे पता लगेगा, इसे लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस ऊपर कवर हो गए, लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस ऊपर कवर हो गए, लिस्टेड इक्विटी प्रेफरेंस ऊपर कवर हो गए, तो ये लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, ये लिस्टेड डिबेंचर्स हैं। तो भैया लिस्टेड डिबेंचर अगर आप बेच रहे हैं और आपने लिस्टेड डिबेंचर बेचे 12 महीने के अंदर, विद इन 12 मंथ और लेस, 12 महीने के अंदर बेचे तो शॉर्ट टर्म, आपने लिस्टेड डिबेंचर बेचे आफ्टर 12 मंथ, तो भैया क्या कहलाया जाएगा, लटका। मेरी बात से समझ चुके हैं, मजे आ चुका है, ठीक है। एक चीज जो मैंने एसआरके में नहीं डाली थी, क्योंकि ताकि मैं लिस्टेड अनलिस्टेड का थोड़ा सा बैलेंस बना सकूं, वो यहाँ पे अलग से याद कर लेंगे। सर म्यूचुअल फंड्स, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं सर, म्यूचुअल फंड क्या होता है, बहुत ही ध्यान से।
सुना बहुत है सर हमने, अब सुनना ध्यान से। आपने कोई भी एसेट बोले तो शेयर्स की बात करते हैं ना। आपने शेयर्स, इफ पर्सन परचेज शेयर्स फ्रॉम कंपनी, सीधा कंपनी से खरीदे, डीमैट अकाउंट के थ्रू, आजकल वॉलेट आते हैं ना, उसके थ्रू खरीदे, जैसे मेरे पास शेयर खान का वॉलेट है, ठीक है, फ्रॉम कंपनी, डायरेक्ट मार्केट से खरीदे, कंपनी से खरीदे, उसे तो बोला जाता है शेयर्स ऑफ अ कंपनी, शेयर्स इन अ कंपनी, राइट। ये वो लोग करते हैं जिन्हें शेयर मार्केट थोड़ी बहुत नॉलेज हो, ठीक है, और वो भैया शेयर मार्केट में पढ़ते रहते हो, जैसे मैं भी शेयर मार्केट में शेयर वगैरह खरीदता रहता हूँ, ठीक है ना, राइट। लेकिन आप कह रहे हो सर हमें तो कोई नॉलेज नहीं, सर हम पढ़ाई कर ले, शेयर मार्केट में दिमाग लगा ले। तो कुछ लोग होते हैं, है ना, जो शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रखते लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, राइट। तो क्या होगा, इफ पर्सन डायरेक्टली शेयर परचेज नहीं करता, क्या करता है, गिव मनी टू सम प्रोफेशनल, शेयर मार्केट प्रोफेशनल, ताकि वो क्या कर सके, आपका पैसा मार्केट में लगा सके। तो आपने क्या किया, एक बंदे को, एक शेयर मार्केट प्रोफेशनल को पैसा दे दिया, है ना, ताकि वो क्या करे, आपके पैसे को क्या करे, इन्वेस्ट करे इन मार्केट में, उन शेयर्स में जिनकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी, जिसकी वो नॉलेज रखता है। हाँ, वो इसका क्या लेगा, कमीशन लेगा। तो वो जो प्रोफेशनल होते हैं जो आपका पैसा मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन प्रोफेशनल को बोला जाता है म्यूचुअल फंड एजेंट या म्यूचुअल फंड, ठीक है मुन्ना, वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, राइट। अब नाम भी क्या है, म्यूचुअल फंड्स। अब उस प्रोफेशनल के पास, सिर्फ आप तो जान ही रहे, उस प्रोफेशनल बंदे के पास जो म्यूचुअल फंड एजेंट है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसके पास मैं भी जा रहा हूँ, है ना, आप भी जा रहे हो, वो भाई सब भी जा रहे हैं, सामने चिंटू भैया म्यूचुअल फंड भैया है, उनको पैसे लगा दो, ठीक है ठीक है, पिंटू तू भी लगा दियो भाई। तो चिंटू मिंटू पिंटू शीला लीला मीना है कि नहीं, मैं चुन्नी मुन्नी सब जा रहे हैं उनके पास। अब उनके पास इतने सारे लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया, इतने सारे लोगों का पैसा इकट्ठा हो गया, मैंने दे दिए 1 लाख रुपए, तुमने दे दिए 1-2 लाख रुपए, चिंटू ने दे दिए 50,000 रुपए, चुन्नी मुन्नी ने दे दिए भैया 70,000 रुपए, ठीक है। तो सबने छोटा छोटा तो अपने अपनी तरफ से पैसा दे दिया कि भैया ये लो हमारा पैसा, ये मेरा पैसा, ये इस मार्केट में लगा देना, ये इसका पैसा मार्केट में लगा देना, और हमें बता देना किसका पैसा कहाँ कहाँ लगाया है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड एजेंट बोल देता सर मैंने कुछ पैसा लगा दिया दवाइयों वाली कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सर कुछ पैसा मैंने लगा दिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सर कुछ पैसा मैंने लगा दिया आईटी, विप्रो वगैरह के शेयर खरीद लिए, है ना, आईटी इंडस्ट्री में, कुछ पैसा मैंने रियल एस्टेट में लगा दिया। तो ऐसे आपको बता देगा इन सेक्टर्स में मैंने आपका पैसा लगाया है। अब मेरा पैसा लग गया, आपका लग गया, चिंटू का, मिंटू का, चुन्नी का, मुन्नी का लग गया। तो देखो ये जो फंड्स बोले तो पैसा, ये जो फंड्स रखे हैं ये म्यूचुअली लोगों के हैं, यानी हम सबने म्यूचुअली मिलके एक आदमी को दे दिए जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखता है, उसमें पैसा लगाता है, इसलिए उस आदमी को बोलता है म्यूचुअल फंड। एक ऐसा आदमी जो म्यूचुअली लोगों के फंड को इकट्ठा करता है, म्यूचुअली मतलब सब लोगों के फंड्स को इकट्ठा करता है और मार्केट में पैसा लगा देता है। आपको जो शेयर्स मिलेंगे, आपको जो म्यूचुअल फंड्स के शेयर मिलेंगे, उनको शेयर्स ना बोल के बोला जाता है यूनिट्स। क्या बोला जाता है, यूनिट्स। समझ में बात, ये ऐसी गहराई की, ऐसी राज की बात है, हर किसी बंदू को पता नहीं होती। अपने दोस्तों से पूछना, स्टूडेंट वगैरह से, कहेंगे हाँ यार होता तो है, लेकिन तू मुद्दे पे ध्यान देना कैपिटल कैसे निकलता है, ठीक है। लेकिन भैया ज्ञान बेसिक होना चाहिए, राइट। जो आपको म्यूचुअल फंड्स के जो शेयर्स मिलेंगे, राइट, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जो आपको शेयर्स मिल रहे हैं उन्हें आप क्या बोलोगे, यूनिट्स। तो यू विल हैव या यू विल गेट यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। ये यूनिट्स क्या होते हैं, एक तरीके से शेयर्स ही होते हैं, जिन्हें शेयर्स नाम ना देके आपको यूनिट्स का नाम दे दिया जाता है। सर इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, इनकम टैक्स में म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट सेम टू सेम होता है, सेम एज शेयर्स। जैसे शेयर्स का मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाऊंगा इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन में, जैसे मैं आपको शेयर्स का कैपिटल गेन निकालना सिखाऊंगा, सेम तरीके से ही, सेम टू सेम तरीके से ही म्यूचुअल फंड का भी कैपिटल गेन निकलता है। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, नोटिंग भी कर चुके हो, हाँ सर नोटिंग भी कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। अब सर ये क्या बात लिखी है, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ठीक है। अब देखो एक ही लाइन में लिखा है यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, बता दिया म्यूचुअल फंड्स के जो शेयर्स आपको मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिट्स।
यूनिट्स ऑफ यूटीआई का मतलब होता है कि ये म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है किसके, हमारी भारतीय सरकार के, म्यूचुअल फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी आपने भारतीय सरकार को पैसा दे दिया कि सरकार पैसा लीजिए और ये पैसा मार्केट में लगा दीजिए, मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, तो ये पैसा मार्केट में लगा दीजिए। गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया और मार्केट में लगा दिया, मार्केट में लगाया, जो मार्केट में शेयर खरीदे, जो भी चीजें आपकी मार्केट से खरीदी गई हैं, ठीक है ना, उनको आपको बांट दिया गया और उनको बोला गया यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। यानी कि यूटीआई इज द म्यूचुअल फंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यूटीआई इज द म्यूचुअल फंड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो मजा ही आ चुका है। इसका भी समय क्या है, अगर म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ यूटीआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड्स को बेचा जाएगा तो ये भी बिल्कुल इक्विटी की तरह ही होते हैं, शेयर्स की तरह ही होते हैं। तो इनका भी पीरियड क्या है, अगर 12 महीने के अंदर बेचोगे तो सटका, 12 महीने के अंदर बेचोगे तो सटका, आफ्टर 12 मंथ सेल किया, आफ्टर 12 मंथ सेल किया तो लटका। समझ में बात, मजा आ जाएगा सर, क्या नॉलेज भरी क्लास है आज की, तो सर मजा ही आ गया, दुनिया में फैला देंगे आज हम ये नॉलेज। आप क्या आखिरी पॉइंट है सर, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो आपको बताइए नील बटा सन्नाटा। कूपन का मतलब होता है यहाँ पे इंटरेस्ट, और बॉन्ड्स आपको पता ही है, कुछ सर्टिफिकेट मुझे दिए जाते हैं जब मैं कहीं पे पैसा लगाता हूँ, उस सर्टिफिकेट्स को बोला जाता है बॉन्ड्स। पिछले लेक्चर में बताया था मैंने आपको गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड एसेट्स नहीं होती, पर मैंने लिखवा दिया था बाकी बॉन्ड्स एसेट्स होती है, यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड्स भी एसेट होते हैं। यानी इसका मतलब होता है ऐसे बॉन्ड जिनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं है, जिनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर जब इन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा, प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा, फायदा ही नहीं हो रहा, तो क्या फायदा में पैसा लगाने को, क्या फायदा है। लेकिन मुन्ना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो इस पर मैच्योरिटी रिडम्पशन, मैच्योरिटी पे जो रिडम्पशन होगा है ना, मैच्योरिटी का जो प्राइस होगा वो हाई होता है, वो बहुत हाई होता है, राइट। कि भैया इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो चिंता मत करो, 5 साल के बाद मैच्योरिटी होगी ना, हर ईयर इंटरेस्ट मतलब 5 साल के बाद मैच्योरिटी बहुत बढ़िया दे देंगे तुम्हें, तुम्हारा इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, दिल भी खुश हो जाएगा, इतनी मैच्योरिटी हाई दे देंगे। तो भैया अगर आपने जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो इंटरेस्ट वाले बॉन्ड खरीदे हैं तो भैया इनकी उम्र भी, ना उम्र की सीमा हो ना जन्मों का हो बंधन, लेकिन इनकी उम्र भी क्या है, 12 महीना, 12 महीना। अगर आपने इन्हें बेचा, अगर आपने इन्हें बेचा आफ्टर 12 मंथ तो ये क्या कहलाए जाएंगे, लटका। और आपने अगर इन्हें बेचा 12 मंथ के अंदर अंदर तो क्या कहलाए जाएंगे, सटका। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बोलो सर मजा ही आ चुका है। अच्छा बताओ जो गीला नहीं होता वो कौन होता है, जो गीला ना होता वो कौन होता है, जो गीला नहीं होता वो कौन होता है, सर जो गीला नहीं होता वो सूखा होता है कि नहीं बात। तो इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की कोई डेफिनेशन नहीं है, इनकम टैक्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। जज साहब ने क्या बोला, कोई भी एसेट अगर सटका नहीं है तो वो लटका है, कोई भी एसेट अगर सटका नहीं है तो लटका है। इसका मतलब क्या है, लिस्टेड इक्विटी, शेयर, डिवेंचर, यूनिट्स ऑफ यूटीआई बेचे हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बेचे हैं, म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं, तो अगर ये आप सटका नहीं है यानी 12 महीने के अंदर नहीं बेच रहे, तो यानी कि 12 महीने के बाद बेच रहे हो तो लटका है। वही तो मैंने आपको बताया कि भैया 12 महीने के बाद बेचोगे तो क्या होगा सर, 12 महीने के बाद बेचोगे तो वो लटका बनेंगे, 12 महीने के बाद बेचोगे तो वो लटका बनेंगे। जमीन, बिल्डिंग 24 महीने के अंदर बेचोगे तो सटका है, 24 महीने के बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, लटका बनेगा, है कि नहीं बात, राइट। ऐसी अनलिस्टेड वाली बात है, अनलिस्टेड शेयर्स 24 महीने के अंदर बेचे तो लटका, सटका, 24 महीने के बाद बेचे लटका। डिवेंचर अनलिस्टेड 36 महीने के अंदर बेचे तो ऊपर लिखा है सटका, 36 महीने के बाद बेचोगे, 36 महीने के बाद बेचोगे तो क्या होगा, लटका। समझे ना बात। तो भैया 36 के अंदर सटका, 36 के बाद लटका। मुझे दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। SRK को दिमाग में खोपड़ी में फिट करना, कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन 109 है ना, होमवर्क है, बहुत टुच्चा क्वेश्चन है सर, होमवर्क भी किधर टुच्चा क्वेश्चन है, ठीक है चलो यहीं कर लो लाइक। नॉन लिस्टेड डिवेंचर, अरे दादा नॉन लिस्टेड डिवेंचर लिस्टेड नहीं है तो लटका कब होंगे, 36 महीने के बाद। लिस्टेड होते तो 12
12 महीने के बाद लटका होते हैं, लेकिन नॉन लिस्टेड 36 महीने बाद। नॉन लिस्टेड शेयर्स हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, लिस्टेड नहीं है। लिस्टेड होते तो 12 महीने के बाद लटका होते हैं, लिस्टेड नहीं है तो 24 महीने के बाद। सिंपल सर सिंपल, मजा ही आ गया, क्या बात है। तो मेरे दोस्तों आज का लेक्चर बहुत मजेदार रहा, इंटरेस्टिंग रहा, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आया। तो करना क्या है, दोस्तों को बताना है, शेयर करना है और पढ़ते रहना, सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना, नोट्स पे नोट्स बना के दीवारों पर चिपकाते रहना है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं मिलूंगा लेक्चर में, तब तक